बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ वापस आए। आज अगर मैं ये कहूं कि जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं मेरे ख्याल में अपनी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट उन्होंने जो उनका इंटरेक्शन था आज वो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ था। आज जो सवालात किए गए शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब की ना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज बड़ी एग्रेसिव थी, उनके जवाबात भी बड़े मैं समझता हूँ कि वो वेल ट्यून्ड थे। आज शायद ही वॉज इन फॉर्म। आज उनकी जो गुफ्तगू थी वो बड़ी कन्विंसिंग भी थी और उसमें वो जो एग्रेशन का एक एलिमेंट था वो भी नज़र आ रहा था। तनकीद करना अपने सियासी मुखालिफ के हवाले से वो और बात है, लेकिन अगर किसी सवाल को आप जवाब देते हुए इफ़ यू निप द ईविल इन द बड, अगर आप बड़ा कोइंसाइज जवाब देते हैं और उस जवाब जो सवाल है उसी को खदेड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपकी इकॉनमी इतने बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही हो, जब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर हो, जब सैलाब मौजूद हो, आधा पाकिस्तान डूबा हो और बेशुमार मसाइल हो, वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑडियो लीक्स हों जिनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज खुद कह रहे हैं उनको सर्टिफाई करें कि वो दुरुस्त है, यानी कि वो जो ऑडियो लीक्स हैं वो मौजूद हैं और वो ठीक है जो ऑडियोज़ मौजूद हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने साथ ये भी कहा कि एक सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। अब जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है तो अगेन इट्स अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन। एक हाई पावर्ड कमेटी तो बन गई है, लेकिन क्या वो इन्वेस्टिगेट कर पाएगी और किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक निकल पाएंगे, ये बात भी हमारे सामने मौजूद है। कुछ बातें जो कि मैं समझता हूँ कि आज शहबाज शरीफ साहब से जब की गई तो उनका जवाब जो था वो काफ़ी ऐसा था कि जिसमें नज़र आता था कि आज शहबाज शरीफ साहब या फॉर्म में है या टुडे माइट हैव बीन इज़ गुड डे। आज शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा गया आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, और क्योंकि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब पहले ही फरमा चुके हैं कि इस पर कंसेंसस होना चाहिए और इमरान खान साहब का तो मौक़िफ़ आ चुका है ऑलरेडी रिकॉर्ड के ऊपर, गो कि मुझे समझ नहीं आती सदर पाकिस्तान ये एडवाइस भी कैसे कर सकते हैं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनकी उस आइनी ढांचे के अंदर इस वक्त कोई एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है कि वो किसी ना किसी तरह सजेस्ट कर सके कि किसको आर्मी चीफ या किस तरीके से बनना चाहिए, उनके मौक़िफ़ के ऊपर वो कैसे कह रहे हैं कि कंसेंसस होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिएगा। सदर पाकिस्तान ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मफाहमत होनी चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए। इमरान खान साहब की भी डिमांड है आर्मी चीफ के हवाले से। जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे, जो आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए, डेट्स इट। शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद जनाब इमरान खान ने रिसेंटली भी कही, 23 तारीख को भी जलसे में की कि शहबाज शरीफ साहब भीख मांगने चले जाते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए और वो मांगने लग पड़ते हैं। तो ये सवाल किया गया एक ख़ास तरीके से शहबाज शरीफ साहब से, तो उनका जवाब क्या था शहबाज साहब का, सुनिएगा। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। कहता है कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन बड़ी मजबूरी है, और फिर कहता है कि सारी कौम अपना खून पसीना एक करके पैसा वापस करेगी। तो ये जाते थे वहां पर पैसे देने जाते थे बाहर। मैं अगर मांगने जाता हूं तो ये पैसे अपना तिजोरी लेके जाते थे बाहर। ये बात तो अपनी जगह मौजूद है कि जब इमरान खान साहब भी जाते थे तो उस वक्त तो पाकिस्तान की मईशत स्ट्रगल कर रही थी, इमरान खान साहब भी इसीलिए जाते थे। अगर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ जाते हैं और पाकिस्तान अगर आज सैलाब से आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है और पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है और पाकिस्तान के लिए इमदाद चाहिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया के हैं वो पाकिस्तान को एक्सटेंड करें, अपनी सपोर्ट या ब्रदर जो कंट्रीज़ हैं वो करें, तो उसके लिए भी वज़ीर-ए-आज़म का किरदार होना चाहिए, इनफैक्ट सबका होना चाहिए। लेकिन वो सीरियस सिक्योरिटी लैब जिसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज कहा उसके बारे में आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान है मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के और मियां नवाज़ शरीफ साहब के, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। मोहतरमा आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क की नामवर जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज हमें वक्त दे रहे हैं प्रोग्राम के सेगमेंट में जनाब बशीर मेमन साहब जो कि फॉर्मर DG FIA हैं और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ रहा है, करियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं,
तो क्योंकि वो FIA के अंदर रहे हैं, जाहिर बात है उनकी एक एक्सपर्टीज़ अपनी जगह मौजूद है। मैं ज़रा बशीर मेमन साहब से स्टार्ट करना चाहूँगा। बशीर मेमन साहब, यू कुड हैव बीन द DG IB, जाहिर बात है पुलिस सर्विस से बहुत से लोग अपॉइंट होते हैं, IB के अंदर हैं, आप FIA के अंदर गए, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो सारा कुछ हुआ है, ये ऑडियोज़ आ गई हैं, एक तो ये वेरीफाई उन्होंने कर दिया कि ऑडियोज़ दुरुस्त हैं, ये कॉन्वर्सेशंस अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये कितना बड़ा सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है ऑन पार्ट ऑफ IB, आई वुड से, कि अगर तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की या ऑफिस की इंटरनल सिक्योरिटी और इस तरह की साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदार IB है, तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है? मुनीब साहब, पहली बात तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, और आप हमारे जो दूसरे आपके गेस्ट हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम, आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक आपने बात की, वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद आपने कहा कि फरमाया कि ये सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। यस, इट इज सीरियस सिक्योरिटी लैप्स, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि क्या ऐसा इक्विपमेंट था या किसी टेलीफोन का कोई हैक हुआ हुआ था फोन। जाहिर है बड़ी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हैविंग सेड दैट, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस का एक 3 ऑडियो लीक्स करने के बाद हमने उसको एक इशू बना लिया है सियासी, जो कि मुनीब साहब आप जरा ये सोचें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिर्फ नहीं है, यहां पर दूसरे भी हमारे दफातर हैं जी, इंतहाई नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड। फॉरेन ऑफिस भी है। आपको याद होगा एक टिकटॉक आई थी, उसमें फॉरेन ऑफिस के एक टिकटॉकर की टिकटॉक भी भरी गई थी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ेगा एज अ नेशन, एज अ कॉम। ठीक है, IB और जो कमेटी बनी है डेफिनेटली वो इंक्वायर करेगी और जो कल्प्रिट्स होंगे वो सामने आ जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको मजाक बनाना और दुनिया को ये बताना और दुनिया में अपना ही मजाक उड़वाना, अपना हम मजाक उड़ा रहे हैं ना, अपने घर की हमारी कोई गलती है, कोई कोताही है, किसी एक आदमी की कोताही होगी या 2 आदमियों की कोताही होगी जिनसे कोई सिक्योरिटी लैप्स हो गया, उसको हमने दुनिया को ये बताए। यहां पे डिप्लोमेट्स भी हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते, यहां पर डिप्लोमेट्स भी हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, और उनके ऑफिसेज भी हैं। बट मेमन साहब, मैं अगर सर मैं इसको थोड़ा नैरो डाउन कर पाऊं, देखिए मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आपकी सोच भी एक खास तरह से आप देखते हैं किसी चीज़ को। इशू ये है कि वज़ीर-ए-आज़म का घर हो, ये वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर हाउस जिसे हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टेरिएट जहाँ वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर है और बाकी सारा जगह मौजूद है, क्या ये प्रोटोकॉल होता है कि इनकी कोमिंग होती है, चेक किया जाता है कि बगिंग डिवाइसेस ना हो? येट देयर हैज़ बीन अ हिस्ट्री कि बगिंग डिवाइसेस तो मौजूद होती है, लेकिन ये कितनी एफिशिएंटली होती है और कितनी फ्रीक्वेंटली ये किया जाता है कि ये इन डिवाइसेस को अगर कोई हुआ है कमरा बग, उसके लिए कोमिंग की जाए या कुछ तरह के मामलात किए जाए, ये कितना फ्रीक्वेंटली करती होगी IB आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में बड़ा फ्रीक्वेंटली होता है ये। प्राइम मिनिस्टर साहब जिस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस ऑफिस को इस्तेमाल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस्तेमाल करते हैं कमरा, बेडरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, ये सारे के सारे बड़ी फ्रीक्वेंटली उनकी वो जो एंटी बगिंग जो वो होती है वो हो रही होती है। और जो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर भी जाते हैं, उनसे पहले एक टीम जाती है IB की, वो जा करके यही काम करती है, सिक्योरिटी चेक करती है अपना। हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं थोड़ा सा इसको किसी और एंगल से, मैं ये नहीं है कि मैं पुलिस वालों को कोई बचाना चाह रहा हूँ या IB वालों को बताना चाह रहा हूँ, जिसका कसूर होगा वो बिल्कुल भुगतेगा इसमें और बिल्कुल जाहिर हो जाएगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं नहीं समझता इतना बड़ा इशू है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज एन इंस्टीट्यूशन, ISI भी इज एन इंस्टीट्यूशन, और दूसरे जो लगे हैं उधर वो भी इंस्टीट्यूशंस है हमारे। लेकिन हमने, अच्छा मैं कुछ आपको वैसी पुलिस वाली बात कर देता हूँ, ऑडियो लीक्स हुई हैं 3, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर सोच के आपको बता रहा हूँ, 3 हुई है जो मुझे पता है। लेकिन
हमारे एक पॉलिटिकल लीडर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो एक चौथी लीक्स की भी बात कर रहे हैं। इसका मकसद है कि उनको पता है, इसका मकसद है चीज उन्हीं के पास है, इसका मकसद है, मतलब एज ए पुलिसमैन मैं कह रहा हूँ, एज ए पुलिसमैन, इसका मकसद जो अभी ऑडियो लीक उधर से डार्क वेब पे नहीं आई और उनको पता है, इसका मकसद है इनको पता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो ये असर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब, या ये कह रहे हैं कि एक और ऑडियो आने वाली है, तो फिर जो JIT बनेगी इमरान खान साहब से भी इस हवाले से सवाल किया जा सकता है, या वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये डार्क वेब में मौजूद है और इनको बोली लग रही है, पैसों की बोली लग रही है, या ऐसा हो रहा है, या कोई खरीदने जा रहा है या कोई बेचने जा रहा है, तो उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। आई थिंक आप इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ चौधरी फवाद का तो मैंने खुद सुना कि वो कह रहे हैं कि जी बोलियां लग रही हैं उसकी और वो फिर से इस्तेमाल हो सकती हैं। इसका मकसद है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टेटमेंट। या तो वो ये कह देंगे नहीं मैं तो मजाक में बात की थी, ठीक है, लेकिन मजाक में से नेशनल सिक्योरिटी पे कोई मजाक होता है? बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल नहीं होता। मैं जरा जुबैर साहब आपके पास इसको लेके चलूंगा मामले को। देखिए ये अब तो चले, मैं नहीं कहूंगा कि इस पूरे इशू को कोई डिग्निफाई किसी ने कर दिया है, या अगर वज़ीर आज़म ने इसे एक्नॉलेज किया कि भाई हाँ ये कॉन्वर्सेशन दुरुस्त है, लीक ज़रूर हुई है, बट ही इज़ कंसर्न कि ये क्यों हुई है। डू यू थिंक कि एक ये भी है तशवीश मौजूद है कि जो हाई पावर्ड कमेटी है शायद वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाए। सियासी हिट तो इस हवाले से अभी तक वो कोई इतनी बड़ी जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी वो तो नहीं लगी मुस्लिम लीग नून को, या इतना बड़ा कोई सेटबैक नहीं है। वज़ीर आज़म जैसे मैंने अर्ज़ किया मुझे तो कम से कम बहुत कॉन्फिडेंट लगे, बट यू थिंक इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकल सकता है, कोई फाइंडिंग्स आ सकती है किसी कमेटी की? देखिए एक तो दो एस्पेक्ट्स है। एक तो उस सारे टेप्स में जो बातचीत है आपस में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, 3 प्राइम मिनिस्टर तो सब में हैं, और मरियम नवाज़ हैं और कुछ वफाकी वज़रा हैं एंड सो ऑन। तो वो तो एक एस्पेक्ट है कि जी वो क्या बातचीत हो रही है, वो कोई ऐसी डैमेजिंग बातचीत नहीं है, बल्कि एक जो हवाले से कि जी प्राइम मिनिस्टर अपने जो एडवाइज़र हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी बात को एग्री कर रहे हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो रोल है वो बड़ा पॉजिटिव हो के आता है, विच गोज़ इन फेवर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया है जहां ब्यूरोक्रेट्स खुल के बात कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर तो मेमन साहब को भी पता होगा कि ज़्यादातर तो ऐसी बात 5-6 दफ़ा आपने सुना उस टेप में, वो कहते हैं ये ना करें। वो ये नहीं कह रहे कि कैबिनेट में ना लेके जाएं, वो ये नहीं कह रहे ECC में ना लेके जाएं, वो कह रहे हैं कि ये एज अ पॉलिटिकल इशू, ये बहुत, वो अप्रूवल तो कैबिनेट से ही होना था, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं ECC में भी जाएगा, वो इससे नहीं कह रहे कि वो ना जाएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली बड़ा ख़राब होगा, एक तो इंडिया की वजह से और दूसरा आपकी अपनी फैमिली है। एंड द प्राइम मिनिस्टर एग्रीज, एंड द प्राइम मिनिस्टर इनफैक्ट टेल्स हिम कि आप भी समझाएं और मैं अच्छी तरह उनको समझा दूंगा, विच मीन्स कि हम नहीं मंगवा सकते। और वो फिर ये है भी 3 महीने पुरानी किस्सा, 3 महीने वो उन्होंने मशीनरी किसी और कंट्री से वो मंगवा भी ली थी। दूसरा एस्पेक्ट जो उसका है, जो सीरियस एस्पेक्ट है मेरा ख्याल है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर कंसर्न शो कर रहे हैं, राइटली सो कंसर्न शो कर रहे हैं, वो हम सब के लिए कंसर्न है कि कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और हमें तो ये भी नहीं पता कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेफ नहीं है तो फिर कौन सी जगह सेफ है जहां जाके बात की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है वो डैट इज़ अ लार्जर इशू। और ये इमरान खान के हवाले से कि उसने कहा कि जी वो पॉलिटिक्स है, वो बोलेगा, फवाद चौधरी बोलेगा, हमारे यहाँ से कोई जवाब देगा, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ द इशू एट हैंड। द इशू एट हैंड इज़ कि ये कैसे बगिंग हुई है, हैकिंग हुई है, ये जो भी हुआ है, एंड हाउ टू इंश्योर कि नेक्स्ट टाइम अराउंड और राइट नाउ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बातें बाहर लोगों तक पहुंच रही हैं और किस किस तक पहुंच रही हैं, और जो भी इन्वॉल्व है द हेड्स मस्ट रोल। दैट इज द इशू एट हैंड। बाकी पॉलिटिक्स तो हम इमरान खान के साथ रोज हैंडल करते हैं। बट ठीक, आसमान शाही साहब एक बात, एक तो खैर बशीर मेमन साहब पॉइंट आउट किया एज अ पुलिस ऑफिसर, आई थिंक वो बात उसके अंदर वजन जरूर मौजूद है कि अगर कोई शख्स कह रहा है कि भाई एक और आने वाली है, इट मींस ही हैज सम क्लू और इन्फॉर्मेशन अबाउट द लीक्स और द एलिजेड लीक्स, या शायद वो हवा में तीर चला रहे हैं कि उनको लग रहा है, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला आ जाएगा तो मैं पहले ही उस सारी हवा को गदला कर दूं और पहले ही इंप्रेशन ये दे दूं अपने फॉलोअर्स को कि देखिए ये तो सब कुछ पहले ही तय था या ऐसा कुछ था। अभी तक जो इमरान खान साहब ने फरमाया है ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन या लीक हमारे सामने टिल डेट एज वी स्पीक अभी तक मौजूद नहीं है।
लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी आपने सुना, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज एग्रेसिव भी नजर आए। उन्होंने कहा इमरान खान की तो जो सियासत है वो मुल्क की जो वजूद है उसके लिए बड़ी तबाहकुन है और ये सारी बातें, बट दैट्स अगेन पॉलिटिक्स। आपको लगता है कि ये इस सारी चीज़ का ताल्लुक किसी बिल्कुल ही थर्ड पार्टी से है, किसी ने हैक किया है वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर या वज़ीर-ए-आज़म का घर और फिर ये सारा कुछ हुआ है, और जो इंप्रेशन इमरान खान साहब दे रहे हैं, डू यू थिंक इट्स ये बड़ी मतलब सेग्रीगेटेड चीज़ें हैं? इमरान खान साहब की अपनी बात है, वो सियासी है, ये जो हुआ है ये सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है, एंड समबडी एल्स डिड दिस, कोई किसी और ने किया, किसी हैकर ने किया। देखिए मुनीब, जितने भी सवालात आप उठा रहे हैं या जो बशीर मेमन साहब ने फरमाया है या जो ज़ुबैर साहब ने कहा है, ये सारे वो हैं जो खदशात हैं, लेकिन खदशात से आगे अब तहकीकात हैं। तहकीकात की बात अभी मेमन साहब ने भी फरमाई है। वो जहाँ तक मेरी इत्तला है वो तहकीकात अपने किसी नतीजे पर तकरीबन पहुंच चुकी हैं, और ये मैं आपको इत्तला की बुनियाद के ऊपर ये बात कर रही हूँ। ये शायद इस हैकर के डालने से पहले ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो पहुंच चुकी थी, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये फ़ैसला हुआ था कि हम इसको जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बुलाएंगे। फिर आज जो मेरी इत्तला है वो रावलपिंडी में एक अहम इजलास हुआ है, और अब जो कल मीटिंग कैंसिल की गई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, वो अब दोबारा कल बुला ली गई है। यानी उसको कैंसिल करने के बाद अभी ताज़ा तरीन यानी ख़बर जो है वो ये कि उसको बुला लिया गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये मुनीब के जितने भी हेड्स हैं या जितने भी जगह हैं, अहम जगह हैं, उनके अंदर एक तशवीश की सूरत हाल है, और ये तशवीश जो है उसने इस पूरी रियासत है वो एक गंभीर उसके अंदर जो है वो डाल दिया है। क्योंकि इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ़ और वाज़े आ गई है कि ये कहीं बाहर से नहीं हुआ, बल्कि ये अंदरूनी हाथ हैं, ये आस्तीनों के सांप हैं, जिन्होंने ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान को एक वल्नरेबल करने के लिए, पाकिस्तान को की तज़हीक करने के लिए, अपने जो भी मकासद थे उसको हासिल करने के लिए किया है। तो ये एक बात तो बिल्कुल वाज़े है। अब तहकीकात की जहाँ तक बात है, इसकी हमारे यहाँ होता ये कि जब कमेटियाँ बनती हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बंद कमरों में इजलास होते हैं, तशवीश करके, तफ्तीश करके, फिर वो एक इजहार करके, और उसके बाद मिट्टी पाव कमेटी डाल दी जाती है। उस कमेटी के अंदर जो है उसकी रिपोर्ट कब आएगी, कैसे आएगी, क्या मंजर आम पर आएगा, क्या नहीं आएगा, ये बिल्कुल जो है ना इसको खुफिया रखा जाता है। मेरा ख्याल है इस दफ़ा अगर किसी चीज़ का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता और अगर कोई बात अपने इख्तिताम तक नहीं पहुँचती, अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचती, संजीदा सवालात जो हैं वो उठ जाएंगे, उठ गए हैं। तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और एक जो अंदरूनी अगर कोई हाथ हैं उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान को आगे जो है वो किसी एक सस्पेंस डाइजेस्ट की जो कहानी है या नावल है उससे निकाल के किसी बेहतर तरफ जो है वो लेके जाया जाए। और ये जो लोग कर रहे हैं, ज़ाहिर है इसका मकसद है ना, इसका एक मकसद ये है कि आप इतने सवालात उठा दें, इतना गर्दो गुबार उड़ा दें कि लोगों के चेहरे जो हैं वो नज़र नहीं आए और वो उनके अपने मकासद जो हैं वो हल होते रहें। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो फिर मौजू का यही बहस जो है वो चलती रहेगी और पाकिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठते रहेंगे। और पाकिस्तान एक ज़ाहिर है एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है इसका सियासी एंगल तो शायद बहुत लिमिटेड है, इसकी ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से है। मैं बशीर मेमन साहब का शुक्रिया रहूँगा, प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब वापस आएंगे तो इसहाक डार साहब की वापसी हो गई है और डॉलर की वापसी भी हो रही है, यानी डॉलर के अंदर जो उसकी कदर है उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं, क्या क्या तब्दील हो सकता है पाकिस्तान की मईशत को लेकर, और इमरान खान साहब की वो कॉल, वो मशहूर कॉल जिसका वो जिक्र करते रहते हैं कि मैं दूंगा और वो आने वाले हैं और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, उस पर भी बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। इसहाक डार साहब की वापसी हो गई, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, तनकीद हो रही है। आज बेपनाह शोर शराबे के दरमियान जनाब इसहाक डार ने आज बहसीत सेनेटर अपने ओहदे का हल्फ ले लिया, यानी सेनेटर वो बन गए, अब बहसीत वज़ीर ख़जाना वो कल हल्फ लेंगे। इसहाक डार साहब के सेनेटर के हैसियत से हल्फ उठाने पर सेनेटर शहजाद वसीम साहब क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। इस ऐवान का कोई तकद्दुस है, आज तक इस ऐवान की ये रवायत नहीं रही, 4 साल तक वो सीट खाली रहती है। ये कौन सा मुल्क है? एक शख्स को कोर्ट
बुलाती है, वो बजाय अपनी सफाई देने के वो मुल्क से भाग जाता है। और कैसे भागता है? उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर उसको अपने जहाज पर बिठाकर इस मुल्क से फरार कराता है, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर उस एब्सकॉन्डर को अपने जहाज पर बिठाकर वापस लैंड कराता है। यहाँ पर तो फ्री राइड पर एब्सकॉन्डर जाते हैं, फ्री राइड पर एब्सकॉन्डर आते हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए जनाब चेयरमैन। जिस शख्स के ऊपर यह इल्जाम है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है उसने, उसी को आप उसके इलाज के लिए लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क तो खैर पता नहीं किस किस ने किस किस तरीके कार से किया है, किस किस तरीके से किया है। इसहाक डार साहब तो शायद उनका जो टोटल स्टेंट निकाला जाए बहसीत वज़ीर ख़जाना तो वो 6, 7, 8 साल होंगे। मुल्क को बने तो पता नहीं 75 साल हो चुके हैं। तो इतने अरसे में अगर हमारे मुल्क में मईशत का कबाड़ा हुआ है तो उसके अंदर किस किस ने कंट्रीब्यूट किया है। खैर कभी वक्त मिला तो कोई इसके ऊपर भी तफ्तीश करेगा। बट ज़ुबैर साहब, इसहाक डार साहब आ गए और हमें खाकान नजीब साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी जो मईशत है और जारी बात है वो एक इम्पार्शियल एनालिसिस भी हमारे सामने आएगा, हम ज़रा उनसे भी एवेल्यूएट करवाएंगे। बट ज़ुबैर साहब, डू यू थिंक कि इसहाक डार साहब अभी रिसेंटली उन्होंने आने से पहले हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया तो ही वॉजंट रियली हैप्पी विद द वे थिंग्स वर गोइंग, बट डू यू सी सम लाइक मेजर पॉलिसी शिफ्ट? इसहाक डार साहब का जो तरीका कार है कि वो बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रांगली मॉनिटर भी करते हैं, रुपी डॉलर पैरिटी जो है उसका भी बड़ा ख्याल रखते हैं, और वो समझते हैं कि उनका चैलेंज भी अब सबसे बड़ा यही है। सो आपको लगता है कि कोई बड़ा मेजर शिफ्ट आने जा रहा है पाकिस्तान की जो मुआशी मामलात हैं उनको लेकर? जी, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है जो फाइनेंशियल मार्केट्स को मैनेज करने के लिए, चाहे वो बॉन्ड मार्केट्स हों या करेंसी मार्केट्स हों, स्टॉक एक्सचेंज हो या दूसरी मार्केट्स हों, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो, उसमें जो एक ज़ाहिर है बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको मिला के आपकी एक पॉलिसी बनती है और उसके पॉजिटिव असरात देखने शुरू करते हैं। लेकिन उसमें जो बुनियादी है वो मार्केट्स को कॉन्फिडेंस देना होता है। मार्केट्स ऊपर या नीचे जाना सबसे ज़्यादा होता है एक माहौल, एक मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम बनता है एक कॉन्फिडेंस हासिल होने से। और वो एक इसहाक डार की सूरत में ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी, बैंकर्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, वो इस वक्त इसहाक डार साहब का बैकग्राउंड भी जानते हैं, उनका ये भी कंट्रीब्यूशन भी जानते हैं कि वो उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे जब पाकिस्तान ने मेजर इकोनॉमिक गेंस किए थे 2013 से लेकर 2017 तक। उससे पहले वो 1.5 साल तक थे। 98 में जब न्यूक्लियर डेटोनेशन हुआ उसके फ़ौरन बाद वो वज़ीर ख़जाना बने थे और पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग चुकी थी, बुरी हालत थी, वहाँ से उन्होंने इकॉनमी को निकाला था। दूसरी बात यह है कि हाँ, वो मैनेजमेंट के हवाले से कोई चीज़ की भी मैनेजमेंट तो नहीं आप फ्री फॉल छोड़ सकते कि जी मार्केट डिटर्मिन करेगी। मार्केट, इसहाक डार साहब पर पहले जो इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो डॉलर को कंट्रोल करते हैं, मार्केट में डॉलर फेंक के। इस वक्त तो डॉलर है ही नहीं स्टेट बैंक के पाकिस्तान, तो वो डॉलर फेंक ही नहीं सकते। बट देयर आर सेवरल मेजर्स इंक्लूडिंग आप जो बैंक्स हैं वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, उनके जो ट्रेजरी हेड्स हैं वो किस तरह से उतार चढ़ाव में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डॉलर के लिए अननेसेसरली, जो कि एक रोल रहा है। फिर बहुत अरसा हमारे पास गवर्नर स्टेट बैंक नहीं थे, एक्टिंग गवर्नर थे। एक्टिंग गवर्नर जाहिर सी बात है उनका क्या इंटरेस्ट था कि जी डॉलर कहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा। ये डॉलर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ और इसहाक डार की यादी वजह थी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की पिछले कुछ अरसे में। सो अगर डॉलर को आपने उसकी लेवल्स को ठीक नहीं किया तो फिर महंगाई को भी नहीं आप ठीक कर सकेंगे। और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ कि ये कहना कि जी हमें ये कंसर्न नहीं है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल कितना ख़राब होता है। ऑफ कोर्स हमें कंसर्न है कि पॉलिटिकल कैपिटल हमारा कितना ख़राब है, और हम इकॉनमी को ठीक करने की ज़रूरत 2 वजह से, एक तो इकॉनमी फॉर इटसेल्फ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो दिस इज पॉलिटिकल इकॉनमी। मासेस हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, आप उनको मार के घरों से रोडों पर निकाल के तो नहीं इकॉनमी ठीक करते हैं। आपको इकॉनमी ठीक करने का मतलब यह है कि खुशहाली लेके आए, बेहतरी लेके आए, और फिर आप अवाम के पास जाएं। एग्जैक्टली, टारगेट भी है। आसमा शाही साहब, बिफोर आई कुड गो टू खाकान नजीब साहब, एक बात ये बड़ी अपनी जगह मौजूद है कि इसका एक सियासी एंगल है, इसहाक डार साहब का वापस आना। लेकिन मिफ्ता साहब ने काम किया, जाहिर बात है पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में था। मिफ्ता साहब कहते रहे आपके प्रोग्राम में,
हर जगह उन्होंने एक ही बात की कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, पाकिस्तानी मईशत के लिए, कि मुश्किल फ़ैसले लिए जाएँ। बट आपको लगता है, क्योंकि अभी ज़ुबैर साहब ने तो इसको एक्नॉलेज किया कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है, हमने अपने जो वोटर सपोर्टर है उसको भी रिलीफ देना है, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है, तब आप लोगों से इन रिटर्न कोई वोट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये इकोनॉमी आई कम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या मुस्लिम लीग नून को वो फिक्र ज़्यादा खाई जा रही थी कि किस तरह से अफेक्ट हो रही है पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून का जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जिसका इजहार शायद उस ऑडियो लीक के अंदर भी मौजूद है जो कॉन्वर्सेशन मरीम नवाज शरीफ साहिबा की शहबाज शरीफ साहब से हो रही है? देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं, मगर ये कहना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ सियासत के लिए नहीं बल्कि रियासत के लिए आती है, तो ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टियों के इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपने जो इंटरेस्ट हैं उनका भी दिफा करती हैं और रियासत का भी करती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये इत्तेहाद आया था तो बहुत बुरी सूरत हाल थी, और उसमें से एक रीज़न ये भी थी, लेकिन इसके अंदर बहुत सी और भी रीजंस थी जिसकी वजह से PMLN या पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने मिलके इस अलायंस को बनाया, या मौलाना फजल रहमान ने। तो ये कहना कि ये प्योरली एक चीज़ के लिए आए थे, तो मेरा ख्याल है कि ये तो गलत होगा। ये अपनी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे, ये अपनी पॉलिटिकल परसेप्शन के लिए आए थे, ये अपनी पॉलिटिकल कैपिटलिज्म के लिए आए थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुश्किल तरीन वक्त था वो मिफ्ता इस्माइल ने जो है वो किया, मुश्किल तरीन फैसले उनसे लिए भी गए और उन्होंने किए भी। मगर अब एक ऐसी स्टेज ज़रूर आ गई थी कि जिसके ऊपर इनको अपने पॉलिटिकल परसेप्शन को बचाना था, और जाहिर है कि PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, अगर अगले इंतखाबात में उनको जाना था तो वो इस महंगाई के साथ तो कतई तौर पर नहीं जा सकते थे। तो जितने भी फैसले उन्होंने एक अनइलेक्टेड शख्सियत से करवा दिए या एक टेक्नोक्रेट से करवा लिए, और उसके बाद फिर अब जाहिर है कि डार साहब आए हैं, और डार साहब का एक अच्छा रिकॉर्ड है, वो समझते हैं कि महंगाई को किस तरह से कम करना है, और बहुत सारी चीज़ें बीच में जो हर्डल्स थी वो हर्डल्स ख़त्म हुई हैं, जिसके बाद जो है वो अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आज वो कॉन्फिडेंस आपको उस बॉडी लैंग्वेज में भी नज़र आया जो प्राइम मिनिस्टर ने आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी, और डार साहब के आने के बाद जो मार्केट का कॉन्फिडेंस था वो भी सामने आ गया। तो ये बात अब, लेकिन एक बात बिल्कुल मुनीब वाज़े है कि ये पॉलिटिकल परसेप्शन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज डूअर है, वो मुश्किल हालात में मुल्क को निकालती है। ये मेरे ख्याल है एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस वक्त। अगर ये नहीं निकाल पाए इस दफ़ा, महंगाई में कमी ना हुई, डॉलर नीचे नहीं आया, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब की सबसे बड़ी जमात पहले अपने आप को PMLN कहती थी पिछले इंतखाबात में, तो मेरा ख्याल है कि उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो एट स्टेक होगा। मेरा ख्याल है ये आखिरी मौका हमें समझना चाहिए कि PMLN के पास है कि वो परफॉर्म करके अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बचाए। ये आखिरी मौका ज़ाहिर बात है, और मेरे ख्याल में और ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। खान साहब ये बताइएगा, ऑब्वियसली हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड पहले भी डॉलर का देखा था, लेकिन एकदम दोबारा से फिर वो अपवर्ड ट्रेंड आ गया और दोबारा डॉलर 240 से भी ऊपर चला गया। अब इसहाक डार साहब अभी आए हैं, ऑब्वियसली कल वो अपने बैसियत वज़ीर ख़जाना अपना काम फॉर्मली शुरू करेंगे, बट ये बात उन्होंने ख़ुद भी कही कि जब वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आया है, आपको क्या नज़र आता है कि ये शायद जो उनकी रेपुटेशन है इसहाक डार साहब की, और जो उनकी बहुत सारी चीज़ों की मैनेजमेंट है, ये उसका रिफ्लेक्शन है कि मार्केट भी ऐसी रिस्पॉन्ड कर रही है, डॉलर भी इसीलिए नीचे आ रहा है, और शायद ये कॉन्टीन्यूटी रहेगी कि डाउनवर्ड ट्रेंड ही लगता है आपको रहेगा? मुनीब, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू बी ऑन जियो। मुनीब, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह समझना है कि इस वक्त मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है वो है क्या। वो ये है कि डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है इस वक्त पाकिस्तान में, यानी कि डॉलर जो हैं उनकी एक शॉर्टफॉल सी है, सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ती रही है, जिसकी वजह से आप ये सारा सिनेरियो देख रहे हैं डिस्कम्फर्ट का। इस वक्त जो हो रहा है वो ये है कि एक सेंटिमेंट जो है जो इस वजह से बहुत नीचे चला गया था, उसमें एक थोड़ा सा रिवाइवल आया है, बिकॉज लोग, मार्केट्स, प्लेयर्स, इकोनॉमिक एजेंट्स ये देख रहे हैं कि एक नई टीम जो है वो इसको अब लेकर चलेगी, और उस नई टीम का जो एक जनरली दे आर मोर कॉन्शियस ऑन द रेट ऑफ द रूपी। एक ये बात है। दूसरा, कुछ फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं। फंडामेंटल्स इस तरह से चेंज हो गए हैं कि आप ये देखिए कि ब्रेंट की कीमत जो कि $120 पे थी वो आज $80 को नीचे तोड़ गई है। इससे हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत इफेक्ट होता है। मैं आज सुबह ही एक फंड मैनेजर से डिस्कशन कर रहा था इंटरनेशनली, और वो मुझे बता रहे थे कि निकल, कॉपर, आयरन ओर
एल्यूमिनियम, सब जो कमोडिटीज हैं उनकी कीमत में एक गिरावट सी दिखाई दे रही है। सो एक इंटरनेशनल सिनारियो चेंज हुआ। तीसरी एक और चीज चेंज हुई है और वो ये हुई है कि फ्लड के बाद और IMF के बाद हमें डॉलर्स आ नहीं रहे थे जो आने चाहिए थे। उसके दो कंफर्ट्स क्रिएट किए हैं मल्टीलैटरल्स ने, और मैंने हमेशा कहा है कि जो भी वजीर खजाना आएगा या जो भी वजीर खजाना ने करना है उसका जो फर्स्ट जो एक्शन है वो मल्टीलैटरल्स के साथ होना चाहिए पाकिस्तान को इस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से निकालने के लिए। तो आपको IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि $2 अरब की रीअप्रोप्रिएशन कर देंगे। रीअप्रोप्रिएशन से ये मतलब है कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी स्लो हैं, ये हमारे एक सिस्टम का हिस्सा है, तो उनको शिफ्ट कर देंगे ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि तेज हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज वेरी वेरी गुड फाइनेंसिंग फॉर द कंट्री। 2-2.5% पे होती है, 25 साल की इसकी जेस्टेशन होती है। एक ADB ने आपको कहा कि वो $1.5 अरब आपको काउंटर सिक्लिकल फैसिलिटी में दे देंगे। सो यू कैन सी कि सेंटिमेंट चेंज हुआ, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस चेंज हुई, फंडामेंटल्स जो है थोड़े से पाकिस्तान के तब्दील हुए। इन सब ने आपको एक थोड़ी सी आप कहेंगे कि एक थोड़ी सी रे ऑफ होप दी है। पाकिस्तान को अब अपने डॉलर रिजर्व्स को बिल्ड करना है। ये पहला और आखिरी टास्क है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। $8.5 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। ये बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। ये $1.16 अरब के बाद हमने फंड से लिए थे। अगर यहाँ पे हम फंड का प्रोग्राम रीनिगोशिएट कर लेते हैं, जो कि मुनीब हमें करना चाहिए, और ये मैं क्यों कहता हूँ, मुनीब हमारी ग्रोथ रेट 5% हमने लिया, 3.5% IMF ने लिया, अब ये कहीं भी 2% से ऊपर जाता दिखाई नहीं दे रहा। एग्रीकल्चर में हिट ली है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में हिट ली है। हमें PDL रीनिगोशिएट करना चाहिए जो 850 अरब का कलेक्ट होना है। ओवरऑल मैक्रो फ्रेमवर्क और टीम ये समझती है, आई एम श्योर 2016 में भी इसी टीम ने फंड के साथ निगोशिएट किया था। मैं इस टीम का हिस्सा था तब, जुबैर साहब भी इस टीम का हिस्सा थे, और हमने फंड के साथ सक्सेसफुली निगोशिएट किया था और ओनली प्रोग्राम कंप्लीट किया था। आई थिंक द सेम नीड्स टू बी रिपीटेड। अगर ये हम कर पाते हैं तो एक थोड़ा सा कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाएगा। फंड को भी आई थिंक अब ये समझ आ जाएगी कि मैक्रो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, बावजूद उसके जो हालात उन्होंने ग्रॉस फाइनेंसिंग के देखे हैं। तो इसको लेकर अगर हम आगे चलेंगे तो आई थिंक the worst is probably over if we can build from here। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक सियासी एंगल है इमरान खान साहब की वो कॉल जिसका वो जिक्र करते हैं और उस पर बात कर लेते हैं, उसे एवेल्युएट करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जुबैर साहब, इमरान खान साहब को वैसे वो कहते हैं ना पंजाबी में, उनका झाका खुला हुआ है, उन्हें आदत है, उनको ठीक है एक दफ़ा वो कामयाब हुए, नाकाम भी हुए फिर 25 मई को, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो बड़ी तैयारी करके आएंगे और ऐसा होगा। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मक्कू ठपेंगे हम इमरान खान साहब का, और आए तो सही यहाँ पर हम तबीयत दुरुस्त कर देंगे। बट एक कंसर्न तो होगा। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने तो आज कहा कि नहीं हमें कोई मसला नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट कंसर्न तो होगा आई एम श्योर विद इन PMLN एटलीस्ट, और गवर्नमेंट में भी आपकी से बात भी होगी बहुत से लोगों की कि अगर इमरान खान साहब आ गए विद ऑब्वियसली 2 ऐसे सूबे जहां पर उनकी हुकूमत है, तो क्या करेगी हुकूमत? मैंने हमेशा से कहा पिछले, और वो मेरी बात को तकवीत इस तरह से मिलती है कि ये सिर्फ अभी तक मैं कॉल दूंगा के स्टेज पर ही हैं, और बहुत वक्त गुजर गया, सितंबर पूरा गुजर गया और कॉल नहीं आई, और उसकी बुनियादी वजह है मुनीब, इमरान खान इज़ अ पॉपुलर लीडर, उसमें कोई शक नहीं है, और वो जलसे जुलूस भी बड़े कर लेते हैं, लोगों को निकाल लेते हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाते हैं। लेकिन धरना इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। धरने में और जलसे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले उनको मई 25 से पहले समझ नहीं आया था, क्योंकि वो समझ रहे थे वो 2014 में रह रहे थे, जहाँ उनको वो क़ुव्वतें सपोर्ट कर रही थी जहाँ इमरान खान को कुछ नहीं करना था। और मैं तो कहता हूँ वो 2011 से जो क़ुव्वतें उनको सपोर्ट कर रही थी, वो समझ रहे थे कि अभी भी वही सिलसिला है। जब उन्होंने टेस्ट किया पहला मई 25 को, तो वो हैरान हो गए कि ये तो बिल्कुल कम्प्लीटली फेल हो गया, ना लोग आए, ना उस तरह से हुकूमत को हिला सके। तो अब जाहिर, और अब वो खुद ये कह रहे हैं कि मई 25 को हमारी तैयारी नहीं थी।
मतलब जब मेरे जैसा बंदा हु इज एन आउटसाइडर, जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसको समझती कि 22 मई की शाम को अगर आप लोगों को कॉल दे रहे हैं धरने की कि 25 तारीख की दोपहर को आप वहाँ इस्लामाबाद में पहुँचे, ना ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट है, ना फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, ना रहने का अरेंजमेंट है, कि वो जो 20 से 30 लाख लोगों ने आना था। अभी आप सोचें कि हाउ कैन समवन बी कंप्लीटली आउट ऑफ डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि वो सबसे बड़े आप अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, कि वो कह रहे हैं 20 से 30 लाख लोग, मतलब वो रहेंगे कहाँ, उनके बिस्तर कहाँ होंगे, उनका खाना पीना कहाँ होगा, कहाँ रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता था, और पहुंच गए। और सो अब उनके रियलाइजेशन है, और मेरा ख्याल है उनकी पार्टी में जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो भी समझा रहे हैं कि भाई इससे काम नहीं बनेगा, डराते धमकाते रहे वो एक और चीज़ है, लेकिन वो भी आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स वो भी उनका जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो लोग उनको अभी सीरियसली ले रहे हैं। पूछते वो जरूर है कि आप निकलेंगे, लोग इमरान खान तो यूनिवर्सिटी में भी जाके ऐसी बातें करते हैं। कमांड तो मौजूद है। टुवर्ड्स द एंड आसमा शराही साहब, आखिरी सवाल आपसे कि इमरान खान साहब की सपोर्ट बेस तो मौजूद है, जलसे उन्होंने कर लिए, बहुत अरसे से कर रहे हैं, एक मोमेंटम बना हुआ है, कॉल की अलबत्ता बात वो कहते हैं, कभी कहते हैं मैं हफ्ते को बताऊंगा, फिर वो कहते हैं मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। क्या इमरान खान साहब किसी खास मौके का इंतजार कर रहे हैं आपकी नज़र में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब बहुत जल्द लॉन्ग मार्च के लिए या किसी एहतजाज के लिए कॉल देंगे, इसलिए कि आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि हफ्ते की शब इस्लामाबाद के अंदर निकलें, और इस्लामाबाद को ख़ास करके उन्होंने कहा था कि आप सब लोग यहाँ पे निकलें। कराची में भी लोगों को कहा, पूरे पाकिस्तान में, ख़ुद वो रहीम यार ख़ान में थे, और उन्होंने ये इसको कहा था कि ये टेस्ट कॉल है। ख़ुद उन्होंने अपने मुँह से कहा था कि ये टेस्ट कॉल मैं दे रहा हूँ, मैं देखूँगा कितने लोग आएंगे। तो आप सब लोगों ने देखा कि कोई ज़्यादा लोग क्या ना होने के बराबर लोग आए। कोई काबिल ज़िक्र इस्लामाबाद जो कि उनका हब है, वहाँ पे भी इतने लोग नहीं निकले। तो उनको एक समझ में ये बात आ रही है कि उनके जलसों का साइज़ पहले से कम होता चला जा रहा है, और सिर्फ सड़कों के ऊपर रह के सियासत नहीं की जा सकती। और मेरा ख्याल है कि ये अच्छी रियलाइजेशन है अगर इमरान खान साहब के अंदर आ रही है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो इस्तीफ़ों के हवाले से या कौमी असम्बली में वापसी के मामले के ऊपर बात है, आप तहरीक इंसाफ के लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड पूछें तो वो ये बात कहते हैं कि एक बड़ा सॉफ्ट सा ऑप्शन जो है वो इमरान खान साहब ने पेश किया है कि साइफर के ऊपर जो है वो कोई तहकीकात जो है वो पेश कर दी जाए, या बना दी जाए कमेटी, पार्लियामान की बना दी जाए, हम वापस आ जाएंगे। अब देखिए, जब भी इस हुकूमत को चाहिए होगा जी, लेकिन वो भी अगर पहले से ही अगर कमेटी की बात होती है, एक कमेटी पहले बनाई भी गई थी, अगर आपको याद होगा स्पीकर उस वक्त असद कैसर साहब थे, उसको नाम वाम भी डिस्कस हुए थे, अगर उसी को रिन्यू कर दिया जाता है तो इमरान खान साहब फ़ौरन वापस आ जाएंगे। तो ये कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं है जो कि पूरी नहीं हो सकती। और फिर चीफ जस्टिस ने भी कहा है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज भी उन्होंने कहा है कि आप लोग वापस आ जाए, तो एक रास्ता उनके पास मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि ये एक रैशनल के साथ अगर चला जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन पे गौर कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो आज कह दिया कि ना ही कोई तहकीकात मजीद होंगी और इलेक्शन भी अपने वक्त पर होंगे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर और आसमा शराही साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।